राम राम दोस्तों। हमने 7th क्लास की हिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया है। आज हम 8th क्लास की हिस्ट्री को एनसीईआरटी हिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे ब्रिटिशर्स के बारे में, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। आ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जेम्स मिल 1817, इंग्लैंड के अर्थशास्त्री। जो इंडिया की हिस्ट्री है वह जेम्स मिल ने लिखी है। यह इंग्लैंड के अर्थशास्त्री। इन्होंने 3 नाम बांटी है। भारत की हिस्ट्री 3 खंडों में बांटा है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यानी सबसे पहले हिंदुओं का शासन था, फिर मुस्लिम आए और फिर ब्रिटिश आए। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाज़तनामा हासिल किया, जिससे कंपनी ने यूरोप से व्यापार पर एकाधिकार शामिल किया। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर पर हस्ताक्षर लिए, परमिशन ली मतलब, और यूरोप का जो व्यापार था, बाहर होता था सारा व्यापार, उस पर अपना एकाधिकार स्थापित किया। पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को डी गामा 1498 में पहली बार समुद्री मार्ग का पता लगा भारत पहुंचने का। ठीक है। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। इंपॉर्टेंट है ये। पहली इंग्लिश फैक्ट्री कब शुरू हुई? 1651 में हुगली नदी के किनारे। 1696 में फैक्ट्री की किलेबंदी शुरू हुई। ठीक है। औरंगजेब ने कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी किया। उरे उल्टे लग गए थे भारत की। बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला, क्रमवाइज। प्लासी का युद्ध इंपॉर्टेंट है, प्लासी का युद्ध। ठीक है। 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला नवाब बना। 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु हो चुकी थी। 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में कंपनी ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ सेना भेजी। 1757 में प्लासी का युद्ध है। ठीक है। मीर जाफर जो सिराजुद्दौला सेनापति की गद्दारी की वजह से सिराजुद्दौला हार गया। किसने गद्दारी करी? मीर जाफर ने गद्दारी करी। इस कारण से सिराजुद्दौला हार गया अंग्रेजों के खिलाफ। सिराजुद्दौला को मारकर मीर जाफर को नवाब बना दिया अंग्रेजा ने। ठीक है। नोट करने वाली बात क्या थी? मीर जाफर द्वारा कंपनी का विरोध। ठीक है। मीर जाफर ने फिर कंपनी का विरोध कराया, फिर मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम नवाब बना दिया। मीर कासिम को बक्सर की लड़ाई 1764 में हराकर दोबारा मीर जाफर को नवाब बनाया गया। 1765 में मीर जाफर की मृत्यु होगी। 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल का दीवानी अधिकार दे दिया। ठीक है। मैसूर से आपको याद आ गया होगा टीपू सुल्तान, जिसको कहते थे शेर मैसूर। ठीक है। हैदर अली 1761 से 1782 तथा टीपू सुल्तान 1782 से 1799 के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। इन दो नेताओं के नेतृत्व में मैसूर जो इलाका था, जो मतलब नगर था, कुछ भी कह लो, वो बहुत ताकतवर हो गया था। ठीक है। मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई, चारों इंपॉर्टेंट हैं। 1767 से 69, 80 से 84, 90, 92 और एक हुई 1799 में। ठीक है। श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में टीपू मारा गया तथा सत्ता बोडियार राजवंश को सौंप दी गई। 4 मई 1799 को मृत्यु हुई थी टीपू सुल्तान की। ठीक है। मराठों की लड़ाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई। 1761 के बाद मराठा राज्य टुकड़ों में बट गया। ये वही, इस पे वो पानीपत मूवी बन रही, अहमद साबदाली वाली। ठीक है। सिंधिया, होलकर, गायकर और भोसले इन राज्यों की बागडोर संभालते थे। ठीक है। सिंधिया ये सारे सरदार पेशवा, यानी पेशवा होता था इनका सर्वोच्च मंत्री, मराठों का सर्वोच्च मंत्री होता था, उसे पेशवा कहते थे, अर्थात कंडेंसी यानी राज्यमंडल के सदस्य बने। पेशवा राज्यमंडल का सैनिक और प्रशासनिक प्रमुख होता था। ठीक है। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिरी के 2 प्रसिद्ध महायोद्धा थे। ठीक है, महान योद्धा थे। ठीक है। नेक्स्ट है पहला मराठा युद्ध 1782 में हुआ था, सालबाई की संधि के साथ समाप्त हो गया। ठीक है। दूसरा मराठा युद्ध हुआ 1803 से 5, नतीजन उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित। ठीक है। तीसरा और अंतिम मराठा युद्ध हुआ था 1817 से 19, मराठों की ताकत कुचल दी गई। इसमें पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिदुर में पेंसिल में ला दिया। ये क्या करते अंग्रेज, राज्य खोज लिया और पेंशन दे दिया करते, बुढ़ापा पेंशन वाला सिस्टम था, लेकिन इनकी सौखी कर दी, बुढ़ापा पेंशन कम मिला है। ठीक है। विंध्य यानी दक्षिण स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो गया। सर्वोच्चता का दावा, लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक है।
1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल रहे थे लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक है, के नेतृत्व में सर्वोच्चता की नीति अपनाई गई। कंपनी ने सर्वोच्चता का दावा किया और राजाओं के अधिग्रहण को अपना अधिकार माना। कित्तूर कर्नाटक में, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है कि रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों का विरोध किया, फलस्वरूप 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। जेल में 1829 में उनकी मृत्यु हो गई। चेन्नम्मा के बाद संगोली के एक गरीब चौकीदार रायना ने यह प्रतिरोध जारी रखा। अंत में 1830 में अंग्रेजों ने उसे भी फांसी पर लटका दिया, ठीक है, फांसी पर लटका दिया। 1830 के दशक में कंपनी को रूस के प्रभाव से खतरा था, ठीक है, ब्रिटिश कंपनी थी ये, ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज़ी की कंपनी थी, रूस के प्रभाव से खतरा था। क्यों? रूस आपकी तरफ से मिडल एशिया की तरफ बढ़ रहा था। ये जो तजाकिस्तान है, ये पहले रूस का भाग होते थे। जब शीत युद्ध 1991 में समाप्त हुआ था, तब मतलब ये रशिया टूट गया था और इसके 15 देशों के रूप में टूट गया था, ठीक है। 1830 के दशक में कंपनी को रूस के प्रभाव से खतरा। 1838-42 के बीच उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान से लड़ाई के बाद कब्जा। 1843 में सिंध पर कब्जा। महाराजा रणजीत सिंह का सिंध में प्रतिरोध। 1839 में मृत्यु हो गई थी महाराजा रणजीत सिंह की। 1849 में अंग्रेजों का पंजाब सिंध पर कब्जा हो गया था। विलय नीति, ये विलय नीति इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विलय नीति लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर चली थी, ठीक है। 1848 से 56 के बीच अधिग्रहण की आखिरी लहर थी, ठीक है। विलय नीति इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी शासक की मृत्यु होने पर कोई पुरुष वारिस न होने की स्थिति में रियासत अंग्रेज़ा कब्जा कर लेती, ठीक है। ये रियासत किस टाइम कौन सी कब्जा कराया वह देख लेती है, देख लो आप, ठीक है। सितारा 1848 में, सबलपुर 1850 में, उदयपुर 1852 में, नागपुर 1853 में, झांसी 1854 में। इस सिद्धांत के आधार पर अंग्रेज़ों ने कब्जा किया। 1856 में कंपनी ने अवध को भी कब्जा कर लिया। अवध पर कब्जा कब कराया? 1856 में, ठीक है। नए शासन की स्थापना, वारेन हेस्टिंग, यह वारेन हेस्टिंग इंपॉर्टेंट है। ये वारेन हेस्टिंग 1773 से 85 के समय तक कंपनी बंगाल, बम्बई और मद्रास की सत्ता हासिल कर चुकी थी। इस टाइम वारेन हेस्टिंग आया। एक ब्रिटिश इलाके 3 प्रेसिडेंसी में बने थे, बंगाल, मद्रास और मुंबई। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आया हुआ प्रश्न है। शासन गवर्नर के पास होता था, सबसे ऊपर का पद गवर्नर होता था। सबसे ऊपर का पद कौन सा होता था? गवर्नर, ठीक है। 1772 में नई व्यवस्था के अंतर्गत हर जिले में 2 अदालतें स्थापित की गई, ठीक है। फौजदार अदालत फाजी या मुक्ति के अंतर्गत यानी कलेक्टर की निगरानी में होती थी। कलेक्टर एक महत्वपूर्ण पद होता था। दीवानी अदालत होती थी भाई, यूरोपीय जिला कलेक्टर इसके मुखिया होते थे। एक इम्पोर्टेंट बात नीचे है, 1785 में जब वारेन हेस्टिंग इंग्लैंड लौटा तो एडमंड बर्के के उस पर बंगाल में कुशासन का आरोप लगाया था। फलस्वरूप हेस्टिंग पर महाभियोग चलाया गया, जो ब्रिटिश संसद में 7 साल तक चला। ये इकलौता गवर्नर है ब्रिटिश का जिस पर महाभियोग चला था। कौन? वारेन हेस्टिंग। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट है 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का संकलन तैयार करने का सौंपा गया। NB होल्डेन ने इस संकलन का अंग्रेजी अनुवाद किया। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की संहिता तैयार हुई। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत सदर निजामुद्दीन अदालत की सबसे पहले 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, कलकत्ता में न्यायालय की स्थापना, ठीक है। कलेक्टर, भारतीय जिले में सबसे बड़ा पद होता था कलेक्टर, ठीक है, सबसे बड़ा पद होता था कलेक्टर। इसका काम लगान और कर इकट्ठा करना था। न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व दरोगा की सहायता से कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। उसका कार्यकाल कलेक्टरेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया।
ठीक। कंपनी की फ़ौज, फिर कंपनी भाई धीरे धीरे देश में कब्जा करने लगी, तो भाई आपकी फ़ौज भी ज़रूरी थी। कंपनी की फ़ौज हर जगह लड़ रही थी भारत की चारों तरफ। उन्होंने बर्मा है, म्यांमार है, उन्होंने अफगानिस्तान है, चारों तरफ कब्जा करने की सोच रहे थे अंग्रेज़ अपनी सेना को सिपोए नाम दिया, जो कि भारतीय शब्द सिपाही से बना है। आर्मी कहते थे, सिपोए आर्मी कहते थे। 1820 के दशक में कंपनी की सेना बर्मा, अफगानिस्तान, मिस्र में लड़ रही थी, ठीक है। जहाँ सिपाही मस्केट का मतलब है तोड़ेदार बंदूक, और मैचलॉक यानी एक इस प्रकार की बंदूक, मतलब जिसे माचिस से चिंगारी दी जाती थी, उससे लैस थे, मतलब ये बंदूकें उनके पास थी, ठीक है। इसका निष्कर्ष क्या निकला? ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़कर भौगोलिक औपनिवेश शक्ति बन गई, मतलब कब्जा कर लिया इसने पूरे भारत पे, ठीक है। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप का 63% भूभाग, मतलब जितना भी हमारा टोटल एरिया है, मतलब क्षेत्रफल है, उसका 63% क्षेत्रफल और 78% आबादी, यानी 78% जनसंख्या पर सीधा कंपनी का नियंत्रण हो गया था। कंपनी का नियंत्रण मतलब अंग्रेजा नियंत्रण, ठीक है। एक और सिस्टम था इनका। शुरू में कंपनी आई, कंपनी ने पूरा कब्जा कर लिया, फिर ये अंग्रेज़ां धीरे धीरे कानून पास कर करके कंपनी के सारे अधिकार अंग्रेज़ां की तरफ सरका दिए। जो इनका सिस्टम था भारत पर कब्जा करने का। ये व्यापार करने आए थे, इनकी कब्जा करने की नीति कौन थी, लेकिन भारत में इन्होंने माहौल देखा और कब्जा कर लिया, ठीक है। कंपनी दीवान के रूप में 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान बनाया, ठीक है, बंगाल दे दिया। 1770 में पड़े अकाल में बंगाल की लगभग 1/3 जनसंख्या यानी 1 करोड़ लोग मारे गए थे 1770 में जो अकाल पड़ा था, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त इंपॉर्टेंट है। स्थायी बंदोबस्त कब किया गया था? स्थायी बंदोबस्त किया गया था 1793 में, ठीक है। राजाओं तथा तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता सौंप कर उन्हें लगान वसूलने तक कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत राजस्व हमेशा के लिए तय कर दिया गया, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त का मतलब था राजस्व था, मतलब जो जितनी ज़मीन थी, जितनी फसल होया करती, उसका हिसाब था भाई, तुमने कह दिया भाई इतना राजस्व उतने साल में देना है, ठीक है। एक थी महलबारी बंदोबस्त थी, यानी ये आई थी 1822 में, ठीक है। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों के लिए होल्ट मैकेंजी द्वारा तैयार की गई थी। इसमें गांवों के हर एक खेत का अनुमानित राजस्व जोड़कर गांव या ग्राम प्रमुख यानी कि महाल के राजस्व का हिसाब लगाया जाता। ग्राम प्रमुख दिया लग सारा गांव का इकट्ठा करके उस लग दिया करते, वो अंग्रेजन दिया करता। राजस्व स्थायी रूप से तय नहीं था और वसूलने की जिम्मेवारी मुखिया की थी, ठीक है। वसूलने की जिम्मेवारी किसकी थी? मुखिया की थी, ठीक है। रेतवाड़ी व्यवस्था, अब आपको बताते हैं रेतवाड़ी व्यवस्था। ये दक्षिण भारत से संबंधित है। जो रेतवाड़ी व्यवस्था है दक्षिण के इलाकों में है। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान से युद्ध के बाद हड़पे गए इलाकों में सबसे पहले यह व्यवस्था आजमाए गए। थॉमस मुर्नो ने यह व्यवस्था विकसित कर पूरे दक्षिण भारत में लागू की, ठीक है। इसमें खेतों का पहले से सर्वेक्षण कर सीधा किसानों से राजस्व वसूला करता। थॉमस मुर्नो का मानना था अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए, ये कहने की बात है। यदि हमने आज 8th क्लास स्टार्ट कर दी, 8th क्लास के बाद हम 9th क्लास करेंगे। 9th क्लास फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, वर्ल्ड वॉर, वो और भी इम्पोर्टेंट है। इसकी 2 वीडियो और आएंगी, 2 या 3 वीडियो में 8th क्लास कंप्लीट हो जाएगी। ये NCERT में से बनाए गए नोट्स हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।